हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए प्रोग्राम एंड बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ गाइस, आज की इस क्लास के अंदर जो टॉपिक मैं आपको कवर कराने वाली हूँ वो टॉपिक बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपेटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सो गाइस, आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। गाइज, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर देती हूँ। गाइज, बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से। सबसे पहले गाइज, मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति होती क्या है। एंड गाइज, मैंने आप लोगों को बहुत सारी डेफिनेशंस भी बताई थी, जो कि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम के लिए याद करनी है। गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, बीए प्रोग्राम एंड बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट दोनों के ही जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसके अंदर ये कंपैरेटिव टॉपिक है, ये है। सो गाइज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके पास अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो गाइज, तो भी आप लोगों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर भी ये टॉपिक है। सो गाइज, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली गाइज, मैं आप लोगों को जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसका जो नेचर होता है, ये मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ कि इसका किस तरीके का नेचर होता है। गाइज, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नेचर को लेकर दो विचारधाराएं फेमस हैं। दोनों विचारधाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एंड ऊपर आई बटन के अंदर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। सो गाइस, जिन भी स्टूडेंट ने, चाहे फिर वो बीए प्रोग्राम के हों या बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हों, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन क्षेत्र है, इसके बारे में। तो चलिए गाइस, फटाफट से वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो गाइस, हमारा सबसे पहला पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। सो गाइज, मैं आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स बताने वाली हूँ वो सारे वन बाय वन होंगे। आप लोगों को मैं 20 से 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप से रिलेटेड। सो गाइज, आप लोगों को सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। एंड यस गाइज, ये पार्ट 1 होने वाला है। आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम पार्ट 2 के अंदर भी कवर करेंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, फटाफट से हम हमारा पहले पॉइंट को देख लेते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र आज एक विवादास्पद विषय है। आज तुलनात्मक राजनीति संक्रमणकालीन दौर में है। हैरी एक्सटन ने इस बात की पुष्टि करते हुए लिखा है, तुलनात्मक राजनीति के बारे में महत्वपूर्ण व विवादास्पद बात यह है कि वह संक्रमण की स्थिति में है। एक प्रकार की विश्लेषण शैली दूसरे प्रकार की विश्लेषण शैली की ओर प्रस्थान कर रही है। आज तुलनात्मक राजनीति की सीमा व मानकों तथा व्यवहारों के पारस्परिक संबंधों के बारे में काफ़ी विवाद है। सो गाइस, हमारे पॉइंट नंबर फर्स्ट के अंदर बताया गया है कि जब हम तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये एक विवादास्पद विषय, यानी कि इसके बारे में बहुत सारे विवाद हैं। एक फेमस जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की राइटर है हैरी, वो कहती हैं कि तुलनात्मक राजनीति में महत्वपूर्ण विवादास्पद बात यह है कि यह इस वक्त संक्रमण की स्थिति से गुजर रही है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का और मिश्रण हो गया है, जिसकी वजह से ये एक अलग विषय ना रहकर एक संक्रमणकारी विषय हो गया है, जिसमें एक विश्लेषण शैली दूसरी विश्लेषण शैली की ओर प्रस्थान कर रही है, यानी कि कुछ और चीज़ें भी तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंदर आ रही हैं। इसलिए गाइज, इसे आज के टाइम में विवादास्पद विषय कहते हैं। सो गाइज, आप लोगों को इस तरह से पहले पॉइंट को ध्यान रखना है। गाइज, आप लोगों को लैंग्वेज इसी तरीके की अपने एग्जाम में लिखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो लैंग्वेज आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों को लिखनी है, ये वही लैंग्वेज है। जो वर्ड आप लोगों के लिए चेंज नहीं हो सकते, उनको मैं चेंज नहीं कर सकती। सो गाइज, हमारा सेकंड पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति की सीमाओं के बारे में। परंपराओं तथा आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण में
एक मत नहीं है। आज तुलनात्मक राजनीति के सामने ये समस्या है कि इसमें क्या शामिल किया जाए और क्या नहीं, तथा शामिल करने या ना करने का अधिकार क्या क्या हो। तो गाइस, तुलनात्मक राजनीति के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि ये आज के टाइम में एक विवाद का विषय है। अब इसके ऊपर जो विवाद है उसके बारे में जो परंपरावादी जो इतिहास राजनीतिज्ञ हैं और जो आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण करते हैं उनका एक मत नहीं है। यानी कि जो परंपरावादी राजनीतिज्ञ हैं और आधुनिकवादी राजनीतिज्ञ हैं वो तुलनात्मक राजनीति के बारे में एक मत नहीं रखते हैं। इसीलिए गाइस यहाँ पे लिखा गया है कि आज तुलनात्मक राजनीति के सामने ये समस्या है कि इसके अंदर क्या शामिल किया जाए और क्या शामिल नहीं किया जाए, और अगर कुछ शामिल करना है तो ये अधिकार किसको है। सो गाइस, इस तरह से आप लोगों की इस सेकंड पॉइंट को ध्यान रखना है। गाइस, हमारा थर्ड पॉइंट है सीमा संबंधी विवादों के बारे में सभी राजनीति शास्त्र इस बात से तो सहमत हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राष्ट्रीय सरकारों से है और इसमें सरकारी ढांचे के साथ साथ सरकार की कार्यप्रणाली तथा गैर राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक कार्यों व व्यवहार शामिल है। लेकिन उसमें राजनीतिक क्रियाकलापों का सरकार की क्रियाकलापों की व्याख्या को लेकर मतभेद है। इस बारे में उनके दो दृष्टिकोण हैं, कानून या संस्थागत दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। सो गाइस, हमारे थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट के अंदर बताया गया है कि सीमा संबंधी विवादों के बारे में सभी राजनीतिक शास्त्री इस बात से तो सहमत हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राष्ट्रीय सरकार से है। सरकारी ढांचे के साथ साथ सरकार की कार्यप्रणाली तथा गैर राजनीतिक संस्थानों के राजनीतिक कार्य व व्यवहार शामिल होते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये है कि लेकिन उनमें राजनीतिक क्रियाकलापों का सरकार की क्रियाकलापों की व्याख्या को लेकर मतभेद है। यानी कि राजनीतिक क्रियाकलाप और सरकार के जो क्रियाकलाप है उनको लेकर उनकी जब व्याख्या की जाती है तो उसमें हमें मतभेद दिखाई देता है। सो गाइस, यहाँ पे बताया गया है कि इस बारे में दो दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। पहला दृष्टिकोण है हमारे सामने कानूनी या फिर इसे बोल सकते हैं संस्थागत दृष्टिकोण, और दूसरा है हमारे सामने व्यवहारवादी दृष्टिकोण। सो गाइस, फटाफट से हम आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। गाइज, आई एम श्योर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। गाइज, बिल्कुल जितना इजी लैंग्वेज में हो सकता है उतना इजी लैंग्वेज में मैंने लिखने की कोशिश की आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा। इन दृष्टिकोणों की उपयोगिता को लेकर राजनीति शास्त्रियों में परस्पर विवाद है। कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल संविधान द्वारा निर्धारित राजनीतिक व्यवहार तथा सरकारी ढांचे व संरचनाओं का ही अध्ययन किया जाए। तो गाइस, हमारे फिफ्थ पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जो अभी दो दृष्टिकोणों की हमने बात की, पहला था कानूनी या फिर संस्थागत दृष्टिकोण। तो गाइस, जो इस दृष्टिकोण को मानते हैं कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण, इनका कहना यह है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल संविधान द्वारा निर्धारित राजनीतिक व्यवहार और सरकारी ढांचे और संरचनाओं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी कि कानूनी और संस्थागत दृष्टिकोण वाले जो पर्सन हैं उन्होंने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ संविधान और सरकारी ढांचे तक सीमित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि इसके विपरीत अन्य आधार पर राजनीतिक व्यवहार करना बेमानी होगा, इसलिए इस दृष्टिकोण के समर्थक राजनीतिक संस्थाओं व राजनीतिक व्यवहार के औपचारिक अध्ययन पर बल देते हैं। जो कानूनी दृष्टिकोण वाले जो राजनीतिज्ञ हैं उनका कहना यह है कि जब हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं तो उसके अंदर सरकारी चीज़ों को छोड़कर और संविधान की चीज़ों को छोड़कर अगर हम किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, किसी और आधार पर राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो वो बेमानी होगा, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए इस दृष्टिकोण के समर्थक राजनीतिक संस्थाओं व राजनीतिक व्यवहार के औपचारिक अध्ययन यानी कि जो फॉर्मल अध्ययन होता है उस पे बल देते हैं। गाइस, ये हमारा 6 पॉइंट है। आई एम श्योर अभी तक की चीज़ें आपको क्लियर होंगी, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रही हूँ। गाइस, अब हम बढ़ते हैं हमारे 7 पॉइंट की तरफ। गाइस, हमारे 7 पॉइंट के अंदर बताया गया है कानूनी दृष्टिकोण के आलोचकों का कहना है कि इस प्रकार का अध्ययन
सतही व दिखावटी होगा। इससे राजनीतिक प्रक्रियाओं व व्यवहार की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सो गाइस, कानूनी दृष्टिकोण वाले जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि संविधान एंड जो सरकारी ढांचा है उस तक ही तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को सीमित रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इनकी निंदा भी करते हैं, इनकी आलोचना भी करते हैं। उनका कहना यह है कि इस तरीके के अध्ययन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये अध्ययन दिखावटी होगा और इससे राजनीतिक प्रक्रियाओं व व्यवहारों की वास्तविकता का ज्ञान हमें नहीं होगा। यानी कि एक राजनीतिक व्यवस्था, एक राजनीतिक प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, अगर हम सिर्फ सरकारी तौर पे देखेंगे, संविधान तौर पर देखेंगे, तो हमें इसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा। जैसे कि गाइस, अगर मैं आप लोगों को एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल दूं, तो गाइज आप लोगों ने जब भी कभी पॉलिटी पढ़ी होगी, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। लेकिन आज भी वास्तव की अगर हम बात करते हैं, रियलिटी की जब हम बात करते हैं, तो उन अधिकारों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है और इसी वजह से उनके साथ भेदभाव होता है। सो गाइज, यही चीज़ जो कानूनी दृष्टिकोण वाले जो पर्सन है उनके आलोचकों ने बोली है। सो गाइज, आई एम श्योर ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे 8th पॉइंट की तरफ। चीन और रूस की संवैधानिक विधि से वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था व उसके व्यवहार का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह ब्रिटेन व भारत में भी संविधान के ढांचे के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार का सही आकलन नहीं किया जा सकता। सो गाइस, जो कानूनी दृष्टिकोण वाले लोग थे उनकी जो आलोचना करते हैं, जो उनके आलोचक हैं, वो कहते हैं कि जब हम बात करते हैं बाहर की कंट्रीज़ की, यानी कि चीन और रूस की, तो हमें पता चलता है कि उनकी जो संवैधानिक विधि है वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उनके व्यवहार की सच्चाई का ज्ञान हमें नहीं देती है, जो उनकी संवैधानिक विधि है। बेसिकली गाइस, बाहर देश में क्या होता है, बाहर कंट्री में क्या होता है, उनके संविधान में लिखा कुछ और है, बट वहाँ पे लोगों को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को कम करने के लिए, जैसे कि अगर हम चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं, तो गाइस चाइना में अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होता है। तो गाइस, इसी तरह से जब हम बात करते हैं ब्रिटेन व भारत के संविधान के ढांचे की, तो गाइस इसके आधार पर हम राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार का सही आकलन कैसे कर सकते हैं। जब हम फॉरेन कंट्रीज के सही व्यवहार का आकलन नहीं कर सकते, तो हम इंडिया या ब्रिटेन के संविधान से कैसे हम वहाँ के जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका आकलन कैसे कर सकते हैं। इसलिए गाइस 9th पॉइंट के अंदर बोला गया है कि भारत में लंबे समय के केंद्र व राज्यों में कांग्रेस पार्टी के शासन ने संविधान का संगतामक रूप एक तामक बनाकर रख दिया है। इसी तरह ब्रिटेन में संवैधानिक राजनीतिक तंत्र के स्थान पर निरंकुश राजतंत्र का होना संविधान के आधार पर राजनीतिक व्यवहार को समझने की चुनौती देता है। गाइस, यहाँ पे बताया गया है कि भारत में लंबे समय से केंद्र और राज्य में कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है। इस शासन में संविधान को संज्ञानात्मक और एक तामक बनाया है, यानी कि संविधान पर प्रभाव डाला है। इसी तरह से जब हम कंपेयर करते हैं हमारे इंडिया का ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन के जो संवैधानिक राजतंत्र है उस पर निरंकुश राजतंत्र का होने का संविधान के आधार पर राजनीतिक व्यवहार को समझने की चुनौती दी है। यानी कि जो वहाँ का संवैधानिक तंत्र है उस पर निरंकुश जो राजतंत्र है वो उसे चुनौती देता है। कहाँ पे? ब्रिटेन के जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ पे। तो गाइज, आप लोगों को 9th पॉइंट को भी ध्यान रखना है। गाइज, हम बढ़ते हैं हमारे 10th पॉइंट की तरफ। गाइज, 10th पॉइंट के अंदर बताया गया है हमें कि इसीलिए व्यवहारवादी विचारक तुलनात्मक राजनीति को कानूनी सीमाओं के बोझ से मुक्त करके व्यवहारवादी अध्ययन पर जोर देते हैं, ताकि राजनीतिक व्यवस्था की संज्ञानात्मकता को समझा जा सके। उनका कहना है कि संस्थागत अध्ययन की बजाय अनौपचारिक तत्वों को भी तुलनात्मक राजनीति में स्थान मिलना चाहिए। सो गाइस, कानूनीवादी जो दृष्टिकोण वाले जो राजनीतिज्ञ थे वो सारी चीज़ों को केवल और केवल संविधान और सरकारी ढांचे तक सीमित रख रहे थे। लेकिन जो व्यवहारवादी विचारक हैं उन्होंने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति को कानूनी सीमाओं के
जो पोशाक है उससे मुक्त करना चाहिए और उसका व्यवहारवादी अध्ययन पर हमें जोर देना चाहिए, यानी कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको ज़्यादा देखना चाहिए। अगर हम थियोरिकल चीज़ों की बात करेंगे तो हमें सब कुछ ठीक ठीक ही नज़र आएगा, हमें वास्तविकता का पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए गाइज यहाँ पर कहा गया है कि संस्थागत अध्ययन की बजाय हमें अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि जो तत्व वास्तविकता के अंदर मौजूद हैं उन तत्वों का अध्ययन करना चाहिए ताकि हमें सही चीज़ का ज्ञान मिल सके। सो गाइज ये हमारे 10 पॉइंट कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक तुलनात्मक राजनीति में राजनीति की व्यवहारिकता पर बल देते हैं। उनका कहना है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल कानूनी व्यवहार का औपचारिक अध्ययन व तुलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार व्यवहारिक बनती है तथा राजनीतिक संस्थाओं का वास्तविक व्यवहार कैसा है, इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है। सो गाइस, जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले जो लोग हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनका कहना है कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर राजनीतिक व्यवहारिकता पर वो राजनीति की व्यवहारिकता पर बल देते हैं। उनका कहना है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल कानूनी व्यवस्था का औपचारिक अध्ययन और तुलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार व्यवहारिक बनती है, यानी कि एक जो राजनीतिक प्रणाली होती है। गाइस, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। आज हम में से कोई भी अगर कोई सरकारी कागज़ या कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट बनवाने किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाता है, तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि वहाँ पे जाओ, ये सारी चीज़ें सबमिट करो और आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ऐसा रियल में नहीं होता। बल्कि वो लोग आप लोगों को बार बार चक्कर कटवाते हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड जो एक गरीब आदमी होता है, एक जो सीधा साधा आदमी होता है, उससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। सो गाइस, जो राजनीतिक संस्थान हैं उनके जो वास्तविक व्यवहार है उसके बारे में पता करने के बारे में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जो विचारक हैं वो बोलते हैं। सो गाइज, आई एम श्योर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हम हमारे 12th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं गाइज। 12th पॉइंट के अंदर बताया गया कि इसीलिए तुलनात्मक राजनीति में राष्ट्रीय संस्थाओं व गैर राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित तथ्यों को शामिल करना चाहिए। सो गाइज, व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले कहते हैं कि जो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है उसके अंदर न सिर्फ राष्ट्रीय संस्थाओं, यानी कि न सिर्फ हमें संविधान और सरकारी ढांचों को शामिल करना चाहिए, बल्कि जो गैर राजनीतिक संस्थान हैं, जैसे कि कुछ ऐसे NGOs होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, या कुछ लोगों का छोटा सा ग्रुप होता है जो कुछ लोगों की हेल्प करता है, ऐसे लोगों का भी जो अध्ययन है हमें करना चाहिए अगर हम तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। सो गाइज, इस तरह से यहाँ पे हमारा ये 12th पॉइंट ख़त्म होता है। सो गाइज, हम लोगों ने 12 पॉइंट तक अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी गाइज। इसके बाद आप लोगों के 12 से 13 पॉइंट और हैं जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कराऊंगी। एंड गाइज, इसके बाद आप लोगों का जो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। 1-2 चीज़ें और हैं वो भी मैं आप लोगों को जल्दी ही कवर करा दूंगी। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रही होगी। गाइज, मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा जटिल सा टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूँ, एंड उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब भी रही होंगी। सो गाइज, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो या फिर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो गाइज इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ गाइज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।